वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर मोहम्मद सईदुज्जमा इन क्लासेस में आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं आपको इन क्लासेस में क्लास 11th ANU एडमिशन टेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले कि मैं पढ़ाना शुरू करूं, इसके सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको सारा एक स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहले आपका फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर आपका लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी, इन टोटल में से जो क्वेश्चन आएंगे उनके मार्क्स जो है वो 50 होंगे। 50 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का एक। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स से आपसे टोटल 30 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका इंडो इस्लामिक कल्चर, इसके अंदर से आपका 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और आपका जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, इसमें से भी आपके टोटल 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके ANU 11th क्लास के एडमिशन टेस्ट में इन टोटल 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के एक। इनके चार ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। आपको इसके अंदर से एक चूज करना होता है और उसको OMR में मार्क करना होता है। अगर आपने कोई गलत आंसर मार्क किया तो उसके आपके मार्क्स नेगेटिव भी होते हैं, जो 1/4 माइनस हो जाते हैं। यानी कि आपने अगर 4 क्वेश्चन का जवाब गलत दिया तो आपके उसके अंदर 1 नंबर टोटल आपने जितने सिक्योर किए उसमें से कट जाते हैं। इसके अकॉर्डिंगली मेरिट बनती है। जनरली इसका इम्तिहान अप्रैल के महीने में होता है। मेरे लेक्चर अटेंड करते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब भी ये वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री फॉर द एडमिशन टेस्ट इन ANU इन क्लास 11। लेट अस स्टार्ट। एक्चुअली ये साइड्स और एंगल्स के रेशियो के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मैंने क्या बताया? एंगल्स और ट्राइंगल की साइड्स के रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री तो किसी भी ट्राइंगल की हो सकती है, तो आपके सिलेबस में हर तरह का ट्राइंगल नहीं। हमारा हाई स्कूल के आपके सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर सिर्फ राइट और राइट एंगल, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो, हम उसे ही कंसिडर करेंगे, उसे ही स्टडी करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल कई तरह का हो सकता है। चल, अब राइट एंगल ट्राइंगल के हमें कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी है। जैसे हमारा अगर ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही। अब इससे पहले कि हम आगे ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की हमें याद रखनी है। कौन कौन सी है वो? नंबर 1, अगर हमारे पास ये कोई ट्राइंगल गिवन है, चाहे राइट एंगल है, चाहे आइसोसेलेस है, चाहे ऑब्ट्यूज है, चाहे एक्यूट है, तो इसके अंदर ये एंगल्स जो हैं, ये वाले, ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। सपोज कीजिए अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो ये एंगल A कहलाएगा, ये एंगल B कहलाएगा और ये एंगल C कहलाएगा। ठीक है? और इन एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री होता है, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है। दूसरा, अगर हमारे पास 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसके अंदर भी आपका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, इन दैट केस एंगल A, ये वाला एंगल A प्लस एंगल C, ये वाला C प्लस एंगल C प्लस ये वाला एंगल B, यहां पर ये एंगल B, या इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री, दैट इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्रीज। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90
इज इक्वल टू 180। अब जब हम इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज याद कर रहे हैं तो हमें दूसरी एक प्रॉपर्टी ये भी याद रखनी है कि अगर हमें एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो जिसके अंदर एक एंगल ये 90 डिग्री हो, तो इस 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये दो भी इसकी साइड्स हैं, आर्म्स हैं, इनके नाम एंगल के हिसाब से अलग अलग रखे जाएंगे जब हम किसी एंगल को मार्क करेंगे। सपोज कीजिए मैं ये एंगल को मार्क करता हूं और ये कहता हूं एंगल ए है, तो इस एंगल के अपोजिट ये साइड है तो हम इसे परपेंडिकुलर कहेंगे, और इस एंगल के नीचे की साइड में ये वाली साइड है तो हम इसे इस ट्रायंगल का बेस कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब ये बेस और परपेंडिकुलर इस एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कब किस को हम बेस कहेंगे और कब किस को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। इसका मोटा मोटा जनरल तरीका याद रखने का ये है कि एंगल के सामने जो भी ट्रायंगल की साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी और जो एंगल के नीचे होगी वो बेस कहलाएगी। लेकिन हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने लाइन होगी या साइड होगी ट्रायंगल की, हम उसे कहते हैं, ये चेंज नहीं होती। अगर सपोज कीजिए मैं इस एंगल को ना ले करके इस एंगल को लूं, मैं यहां पर दूसरा फिगर बना दूं, ये एंगल ए है, ये 90 डिग्री है और यहां पर ये हाइपोटेन्यूज एच हो गई। अब इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो इसके अपोजिट ये साइड है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और इसके नीचे ये साइड है तो ये बेस का है। तो जैसे ही मैंने एंगल को चेंज किया, इधर से इधर ले लिया, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर बेस में चेंज हो गया और ये बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो गई। इस तरह से ये चीजें आपस में चेंज हो जाती हैं, हाइपोटेन्यूज अनचेंज रहती है। अब चाहे आप ट्रायंगल इधर को बना लें, ये हो गया, ये सपोज कीजिए एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट ये साइड है तो ये परपेंडिकुलर, इसके नीचे ये साइड है तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज ये। अगर मैं इसको इस तरह से ना लेकर के इस तरह से लूं, यहां पर ये एंगल मेरा अल्फा है या थीटा है या ए है, तो इसके अपोजिट ये, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये इसके नीचे है तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये इस तरह से हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं जब हम एंगल को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं। राइट एंगल अपनी जगह ही रहेगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से बहुत मशहूर है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन हुए हैं ग्रीक। उन्होंने कहा कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को आपस में स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो ये रिलेशन होता है, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एक ये रिलेशन हमेशा आपको याद रखना है, एक ये रिलेशन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। दूसरा, आपको ये अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जिस एंगल के सामने भी जो साइड होगी और वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिस एंगल के सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर और उसके नीचे वाली बेस। देख लीजिए इसके अंदर, इसके अपोजिट ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसके अपोजिट ये है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इसी तरह से आपका इसके अपोजिट ये है तो ये परपेंडिकुलर और इसके नीचे ये है तो बेस। इसी तरह से इसके अपोजिट परपेंडिकुलर और इसके नीचे ये बेस। इस तरह से हमें याद रखनी है। नाउ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या अब हम बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझना शुरू करते हैं। बताया था इसके अंदर आपको कि हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से ही लेना देना है, तो हम इसके अंदर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही कंसीडर करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एक कोई एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B। राइट एंगल जो है वो B पॉइंट पर हुआ है। A राइट एंगल एट B
and point C, it is a right angle triangle. It is given to us. So let this angle का नाम हमारा क्या होगा, CAB. यहां पर हमारा एंगल CAB, या और हम ये भी कह सकते हैं BAC और एंगल BAC. तो इस एंगल के लिए, फॉर दिस एंगल, थोड़ी देर के लिए मैं इसे एंगल A मान लेता हूं. तो यहां पर मैंने लिख दिया एंगल A. अब इस ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज को हम क्या कहते हैं, वो इसका बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आप याद कर लीजिए. फॉर दिस एंगल A हम कहेंगे इस एंगल A के लिए CB साइड परपेंडिकुलर होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया. ये AB साइड बेस होगी इस ट्राइंगल की, और AC साइड हाइपोटेन्यूज होगी, जिसे मैं H से डिनोट करता हूं. इसकी लंबाई यहां से यहां तक होगी हाइपोटेन्यूज की. आपकी बेस की लंबाई A से B तक होगी, और परपेंडिकुलर की लंबाई B से C तक होगी. तो रेशियोज ले रहे हैं हम ट्राइंगल की साइड्स का, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हमें लंबाई नापनी पड़ेगी. तो अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का आपस में रेशियो लूं इस एंगल के लिए, तो वो कहलाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट इज इक्वल टू BC अपॉन AC. परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेन्यूज AC है, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज में मैं कहूंगा साइन A. साइन एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, जिसे याद कर लीजिए. और एंगल A है यहां पर, इस तरह से यहां पर लिखा साइन A भी लिख सकता हूं मैं, या मैं इसको लिख सकता हूं साइन, इस तरह से भी लिख सकता हूं एंगल A. इसको मैं साइन A भी पढ़ सकता हूं, और इसको मैं साइन ऑफ A भी पढ़ सकता हूं. तो जब कहीं साइन A की बात हो या साइन की बात हो, तो आप समझ जाइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो की बात हो रही है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहां पर मैंने ट्राइंगल के अंदर नाम लिखा था BC. BC मेरा इसके अंदर परपेंडिकुलर है, और CA या AC मेरा इसके अंदर हाइपोटेन्यूज है. तो इन दोनों का रेशियो मैंने लिया है. इसी तरह से अगर मैं बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो मैं लिखूंगा बेस, और यहां पर मैं लिखूंगा हाइपोटेन्यूज. तो मैं इसको कहता हूं कॉस A, या इसको मैं ये भी कह सकता हूं कोसाइन ऑफ A, एंगल A. इस तरह से भी लिख सकता हूं, और पढ़ इसको सकता हूं कॉस A या कोसाइन ऑफ A, या कॉस ऑफ, इस तरह से लिख सकता हूं कॉस ऑफ A या कोसाइन ऑफ A. इसको कहता हूं साइन A या साइन ऑफ एंगल A, या साइन A ओनली. ठीक है. इसी तरह से अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का आपस में रेशियो लूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मेरा कहलाता है टेंजेंट, या खाली टेंजेंट ऑफ A, या tan A, या इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट ऑफ एंगल A, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं tan ऑफ एंगल A. किसी भी तरह से लिख लीजिए, बात सेम होती है. तो यहां पर मेरे पास 3 ट्राइंगल थे, तो सॉरी एक ट्राइंगल था जिसके अंदर 3 साइड्स थी. उन साइड्स को मैंने आपस में रेशियोज लिए. पहला लिया मैंने ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन A. दूसरा मैंने लिया इसके अंदर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉस A. और तीसरा लिया मैंने इसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसे मैंने कहा टेंजेंट A. ठीक है. तो ये 3 इसके बेसिक फॉर्मूले हैं. अब आप ये भी कह सकते हैं साहब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यों लिया आपने, आप हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लीजिए.
या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्यों लिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यों लिया आपने, आप हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लीजिए, आप ले सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों लिया आपने, आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर रेशियो लीजिए, तो ले लीजिए। तो अगर मैं इनका उल्टा करूं अपोजिट तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो मैं इसको कहता हूं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से आपका हो जाएगा AC अपॉन BC, ये आपका हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, तो AC अपॉन BC को हम कहेंगे कोसेक A या कोसेक ऑफ एंगल A। इसी तरह से अगर मैं यहां पर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को मैं कॉस कहता था, अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करूं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो यहां से मेरा हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज है मेरा AC और बेस है मेरा BC, तो ये हो जाएगा आपका सेक SECA, सेक A। इसी तरह से अगर मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर करूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां से मेरा हो जाएगा आपका बेस है मेरा AB और परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो ये हो जाएगा मेरा कॉट ऑफ A, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट भी कहते हैं इसको, या कॉट A भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर मैं इनका उल्टा कर दूं, साइन A का इसका BC अपॉन AC के बजाय AC अपॉन BC करूं, तब मैं इसको साइन A ना कह करके कोसेक A कहता हूं। इसी तरह से अगर मैं इसको उल्टा करूं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करूं, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किया तो कॉस ना कह करके इसको मैं सेक कहूंगा। और इसी तरह से अगर मैं इसको उल्टा करूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मैं इसको टेंजेंट A या टैन A ना कह करके कॉट A कहूंगा। मुझे देखिए धीरे धीरे यहां से एक रिलेशन मिल रहा है जो मैं आपको अभी बता, तो मैं यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया फिर दोबारा से एक बार बताने की कोशिश करता हूं। इन शॉर्ट कि अगर मेरे पास ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर ये एंगल, सपोज कीजिए मैंने एंगल A लिया या थीटा लिया या मैंने अल्फा लिया, तो ये मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा, जिसको मैं P से डिनोट करता हूं। बेस को मैं यहां पर B से डिनोट करता हूं और हाइपोटेन्यूज को मैं H से डिनोट करता हूं। अगर ये एंगल पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो ये परपेंडिकुलर P हुआ, ये हाइपोटेन्यूज H हुआ और ये बेस हुआ। तो इस एंगल के लिए A कह लीजिए, थीटा कह लीजिए या अल्फा कह लीजिए, तो यहां पर पहला रिलेशन मेरे पास आया साइन थीटा, सपोज कीजिए थीटा मैं कह देता हूं आपके, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा रिलेशन इसके अंदर मेरे पास आया cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा रिलेशन मेरे पास इसके अंदर आया tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनके अपोजिट क्या हुए, इनके अपोजिट क्या हुए, यहां पर हुआ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, पहला वाला, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा या 1 अपॉन साइन थीटा को मैं लिखता हूं कोसेक थीटा। दूसरा आपका आया इसके अंदर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आपका हो गया सेक थीटा। इसी तरह से आप इसको लीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो मेरे पास ये तीन रिलेशन आ गए और तीन से मैंने तीन और निकाले। तो यहां पर पहला रिलेशन मेरे पास ये आया, दूसरा रिलेशन मेरे पास ये आया, तीसरा रिलेशन मेरे पास ये आया, और इसके बाद इनसे इनके अपोजिट वाले ये रिलेशन।
तो यहां पर मैंने आपको इस तरह से अगर देखा जाए तो 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ एक रेशियो करने से बता दिए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा आपका ये वाला, पांचवा आपका ये वाला और छठा आपका ये वाला। तो इस तरह से ये बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे जो आपको इस ट्रिग्नोमेट्री को समझने और करने के लिए याद रखने पड़े। अब हम इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, which is question number 5 of exercise 8.1 at page 181 of your NCERT book. It says that given sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratios. तो all other trigonometric ratios का मतलब है कि हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉट थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। सेक थीटा की हमें यहाँ पर दी है, तो 5 हमें निकालनी है, 6 हमें यहाँ पर छठी हमें यहाँ पर गिरी है। हमें यहाँ पर 5 वैल्यूज निकालनी है आउट ऑफ 6, एक हमें इसके अंदर सेक थीटा गिरी है। अब चूंकि सेक थीटा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपका सिर्फ एक 90 डिग्री एंगल से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर इस सेक थीटा को 90 डिग्री एंगल के अंदर कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सपोज कीजिए ये एंगल थीटा है। अब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा। अब सेक थीटा क्या होता है हमारा? तो सेक थीटा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। अगर मैं यहां पर इस वैल्यू को लिखूं तो इसका मतलब हो गया दिस इज 13/12। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, यानी कि ये 13 हो गया और यहां पर ये बेस आपका 12 हो गया, दैट इज ये आपका 12 हो गया और ये एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मेरे पास इस ट्राइंगल की 2 साइड्स आ गई जो मुझे गिवन है 13 और 12, ये मुझे निकालनी है। ये मैं कैसे निकालूंगा? ये मैं पाइथागोरस की थ्योरम से लगाऊंगा। अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी रख लूं तो यहां लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आपका बेस का स्क्वायर हो गया। वैल्यूज रख दीजिए, ये हुआ 169, इसका स्क्वायर 13 into 13, इसका हो गया पी स्क्वायर और ये आपका हो गया 144। मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 144 को इक्वल साइन के इधर लिया है, तो 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब मैंने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से मेरे पास आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 या पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5। तो मैंने यहां पर इसकी वैल्यू 5 कैलकुलेट कर दी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। अब तो मैं सारी चीजें लिख सकता हूं। यहां पर ये मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये एंगल मेरा थीटा है, ये परपेंडिकुलर मैंने लिखा हुआ है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो आप लिख दीजिए फिर आंसर। देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 5/30। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 12/30। इसी तरह से आपका tan थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू 5/12। अब इसकी 2 और हमें लिखनी है, तो 2 और लिखने के लिए यहां पर कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1/sin थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 13/5। ये आ गया। सेक थीटा आपको यहां पर गिवन है ही, तो आपका एक रह गया कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू
1/tan थीटा दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 12/5। तो ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑल अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने यहाँ पर एज एन आंसर लिख दिए। इसी तरह से आप एक्सरसाइज को इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए अब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियोज जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट में होंगे उनकी क्या वैल्यूज होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज। जैसे साइन 30 की क्या वैल्यू होगी, साइन 60 की क्या वैल्यू होगी, या साइन 0 की क्या वैल्यू होगी, या टेन 0 की क्या वैल्यू होगी। इनको किस तरह से याद करें, निकालें, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसके अंदर बहुत ही छोटी सी ट्रिक है और इसके लिए आपको सिर्फ 4 ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स याद करने पड़ेंगे, उनकी साइड्स की क्या वैल्यू है, और बहुत इजी है जो आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो स्पेसिफिक और डायरेक्ट वैल्यूज जो हमें याद होनी चाहिए वो हमें याद होनी चाहिए 30 डिग्रीज की, 45 डिग्रीज की, 60 डिग्रीज की, फिर इसके बाद आपका 90 डिग्रीज, और इससे पहले आपकी 0 डिग्रीज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यानी कि आपका साइन 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या आपकी कॉस 90 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपका जैसे tan 45 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये हमें अपने दिमाग में याद रखनी है। इसके लिए हमें वहां पर कोई टेबल वगैरह नहीं मिलती है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा 45 डिग्री के एंगल की वैल्यू। जैसे आपका साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, ये हम याद करेंगे। इसके लिए मैं आपको इसमें 4 ट्राइंगल बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला ट्राइंगल होगा नंबर 1 45 डिग्री के लिए, नंबर 2 30 और 60 डिग्री के लिए, नंबर 3 आपका 0 डिग्री के लिए या 90 डिग्री के लिए, और लास्ट में ये वाला। यानी कि इसमें आपका एक ट्राइंगल इस चीज के लिए, एक ट्राइंगल इसके और इसके लिए, 2, और एक ट्राइंगल इसके लिए और एक ट्राइंगल इसके लिए। तो इन टोटल आपके 4 ट्राइंगल मैं बताऊंगा आपको। चलिए सबसे पहला ट्राइंगल याद करने के लिए 45 डिग्री की वैल्यू किस तरह से याद करें हम, उसके लिए ट्राइंगल समझते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ही याद करेंगे, बनाएंगे। और सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, जिसके अंदर एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। सपोज कीजिए ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, और इसके अंदर मुझे एक एंगल 45 डिग्री लेना होगा, जो ये एंगल मेरा 45 डिग्री मैंने ले लिया, जिसके लिए मैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के लिए वैल्यूज याद करूंगा। अब इसके अंदर आप अगर ध्यान दें तो ये एंगल 90 डिग्री है, 45 डिग्री है। किसी भी राइट एंगल या किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि इंटीरियर एंगल दिस और दिस एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा ये एंगल कितना हुआ, 2 हमें मालूम है, इनका टोटल मालूम है 180, ये हमें निकालना है। तो अगर ये एंगल में x डिग्री मान लू, ये वाला, तो x की वैल्यू होगी, इन दोनों को जोड़िए और 180 से घटा दीजिए, या ये कह लीजिए आप कि x प्लस 45 प्लस 90 इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, या एंगल x हमारा होना चाहिए 180 माइनस 45 प्लस 90 डिग्री। यानी कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 45 डिग्री आएगा। तो ये एंगल भी आपका 45 डिग्री आ गया। तो ये एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हो गया। क्या हुआ, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल क्यों होगा, इस 45 डिग्री के एंगल के सामने ये वाली आर्म है इस ट्राइंगल की, और इस वाले 45 डिग्री के एंगल के सामने ये आर्म। तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल एंगल है इक्वल साइड अपोजिट टू देम इन अ ट्राइंगल। सो अगर इसके सामने ये साइड है, इसके सामने ये साइड है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो फॉर द टाइम बीइंग वैल्यू देने के लिए मैंने इसकी मान ली 1 यूनिट यहां से लेके यहां तक लेंथ है। तो अगर इसकी 1 यूनिट लेंथ है और ये 45 इसके सामने है, ये इसके सामने है, तो इसके सामने भी 1 यूनिट लेंथ होगी।
ये भी मैंने 1 मान लिया। इस एंगल के लिए ये आपका बेस हो गया। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। therefore h is equal to here स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 45 डिग्री के एंगल के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक राइट ट्रायंगल बनाना है। ये राइट ट्रायंगल है, ये 1, ये रूट 2, ये एंगल थीटा है। तो आप यहां से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे sin 45 is therefore is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is perpendicular upon hypotenuse, that is 1 upon root 2. Similarly, cos 45 here will be equal to base upon hypotenuse, that is 1 upon root 2. और इसी तरह से आपका tan 45 that is equal to आपका perpendicular upon base, that is equal to 1 upon 1, that is equal to 1. अब आप इनके रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 upon sin 45 that is equal to cosec 45। तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, रूट 2 upon 1 that is root 2 upon 1 that is equal to root 2। सिमिलरली यहां से आपका 1 upon cos 45 that is equal to sec 45 that is equal to root 2 upon 1, ये root 2 upon 1 that is equal to root 2 again। और cot 45 is equal to 1 upon 1 का upon अगर आप उल्टा भी करेंगे तो वो एक सेम ही रहेगा, that is again equal to 1। तो हमारे पास ये sin 45 की एक टेबल आ गई। तो आपको वो टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी जो किताब में भी है, या बहुत से लोग उसकी टेक्निक बताते हैं कि पहले टेबल बनाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं। आप सिर्फ एक ये ट्रायंगल याद कर लीजिए अपने दिमाग में कि 90 डिग्री के अपोजिट रूट 2, इधर 1, ये एंगल थीटा है, और मैं इससे sin 45 थीटा इज इक्वल टू 45 है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज बनाए रखने के इस ट्रायंगल को देख करके जब भी क्वेश्चन होगा मैं निकाल करके लिख सकता। इस तरह से आप इसको करें। सपोज कीजिए हमने 0 डिग्री एंगल के रेशियो के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है हमें जिसके अंदर 0 डिग्री एंगल भी है, जैसे 60, 45 आया था, थीटा आया था, ए आया था, और 90 भी है। चलिए बनाते हैं। तो इस टाइप से बनेगा। ये एंगल 90 डिग्री है, ये इसके अंदर मैंने एक एंगल लिया, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। अब इसमें तो 0 डिग्री एंगल एक भी नहीं। 0 डिग्री एंगल तो जब होगा जब ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर आते हैं, बिल्कुल पैरेलल या ओवरलैप कर जाए। तो ये एंगल मेरा 0 डिग्री होना चाहिए। ये 0 डिग्री कब होगा? ये 0 डिग्री जब होगा कि जब ये हाइपोटेन्यूज इस बेस के ऊपर पूरी लाई कर जाए, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज धीरे 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 इधर से खिसकते खिसकते यहां से आते आते ये बिल्कुल इसके ऊपर लाई कर जाए, तब मैं कहूंगा कि इस रेड और ब्लैक लाइन के बीच में एंगल 0 है। अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है तो ट्रायंगल मेरा ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, एंगल 0 दे बनेगा। यानी कि ये पॉइंट जो है मेरा यहां से ये खिसकता खिसकता इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ओवरलैप कर जाएंगे दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, तब मैं कहूंगा ये एंगल इन दोनों के बीच में 0 डिग्री बन रहा है। ऐसी जैसी कंडीशन में हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगी और बराबर होंगी, इसलिए मैंने यहां पर इनको एक और एक वैल्यू दे दी। लेकिन इस परपेंडिकुलर का क्या होगा? ये परपेंडिकुलर तो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि ये चीज कोई रहेगी ही नहीं। जब ये पॉइंट यहां पर आकर के मैच कर जाएगा, इसकी तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा, यानी कि वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर की 0 होगी। जब ये 0 हो गई तो मैं कहूंगा कि मेरा एक 0 डिग्री का
90 डिग्री का या राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा 0 डिग्री है। इसके लिए मैं रेशियो भी लिख सकता हूं, जैसे साइन 0 डिग्री तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 0/1, यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है न्यूमेरिकली। नंबर 2, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होगा? कॉस 0 डिग्री के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/1, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। दूसरा, यहां पर tan 0 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 0/1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई 0 डिग्री के लिए कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है और tan 0 1 होता है। सिमिलरली हम यहां पर इनके रेसिप्रोकल्स भी लिख सकते हैं, उल्टे इनके। कोसेक थीटा या 0 डिग्री, यहां पर इसका उल्टा कर दीजिए 1/0। इट इज इनडिटर्मिनेबल या इनफाइनाइट, हम नहीं डिटर्मिन कर सकते इसको, क्योंकि 0 इस 1 को डिवाइड कर रहा है, हमें ये पता नहीं है 0 कैसा है, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनडेफिनिट हम इसको कहते हैं। इसी तरह से कोसेक सेक 0 इज इक्वल टू 1/1, इसका रेसिप्रोकल किया, ये भी 1 आया, तो सेक 0 इज 1। अब कॉट 0, इसका tan का उल्टा कीजिए या इसका उल्टा कीजिए, 1/0 कीजिए, दैट इज इक्वल टू 1/0। दिस इज आल्सो इनडिटर्मिनेबल, इसको भी हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो ये हमारी 6 रेशियोज इसके हो गए 0 डिग्री के लिए, रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंगल। ये होगा, ध्यान रखने वाली क्या बात है इसमें, 0 डिग्री एंगल हमारा जब होगा जब हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों आपस में मिल जाएंगे। देखिए एंगल इसी तरह से बनता है और ये एंगल छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ये 0 हो जाएगा। 0 कब होगा? जब ये इसके ऊपर लाई कर जाएगा, यानी कि आपका ये परपेंडिकुलर वैनिश हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज, ये सपोज कीजिए हाइपोटेन्यूज था, ये बेस था, ये इसके ऊपर आ गया, इसके इक्वल हो गया। इस तरह से आप इस ट्रायंगल को याद रखिए। अब हम 90 डिग्री के एंगल के लिए रेशियो लिखते हैं। अब हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसके अंदर एक एंगल तो राइट एंगल हो, यानी कि 90 डिग्री हो, और दूसरा एंगल भी 90 डिग्री हो। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ये एंगल तो 90 डिग्री ऑलरेडी हमें गिवन है ही। अब इस 90 डिग्री के एंगल के साथ हमें एक और थीटा लेना है जो ये यहां पर 90 डिग्री हो। अब ये 90 डिग्री कब होगा, ये देखने वाली बात है। अब चूंकि हमने पहले बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये तो 90 मिलके यही 180 हो गया, तीसरे का तो नाम ही नहीं आया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये 90 डिग्री के लिए हम रेशियो लिखना चाहते हैं, तो ये एंगल हमारा 90 होना चाहिए, ये ऑलरेडी हमारा ट्रायंगल का 90 डिग्री है भी। तो ये कब होगा 90 डिग्री? अगर मैं इस पॉइंट को यहां से यहां तक बढ़ाऊं तो ये यहां आ गया, ये एंगल इस एंगल से छोटा है। ये एंगल जैसे जैसे इस पॉइंट को हम इसके बेस के बॉटम की तरफ बढ़ाएंगे, ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ये इस यहां लाएंगे तो ये एंगल इस एंगल से छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा। ये 90 कब होगा? ये 90 जब होगा जब ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट बिल्कुल इस पॉइंट पर आ जाए, तब ये 90 डिग्री होगा। ऐसी जैसी कंडीशन में कि जब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाए, आपस में मैच कर जाए, यानी कि आपका ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, इस हाइपोटेन्यूज का ये फुट और ये परपेंडिकुलर का फुट आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए इस तरह से, तब मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया।
ऐसी कंडीशन में अगर इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज चूंकि परपेंडिकुलर के ऊपर आ गया तो ये तो दोनों आपस में इक्वल बराबर हो गए, मान लीजिए 1 हो गया, राइट। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, बेस जो हुआ वो हमारा वैनिश हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये पॉइंट उठ करके यहां से यहां चला गया। तब ये एंगल जो 90 से छोटा था जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो ये एंगल 90 डिग्री का बन गया। यानी कि ये आपका ये पॉइंट जो था इस तरह से यहां बिल्कुल आकर के स्ट्रेट खड़ा हो गया और इसने इसके साथ ये एंगल 90 बना दिया। तो मैं कहूंगा कि एक 90 डिग्री का एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह से बन सकता है कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तब मैं कहूंगा एंगल 90 डिग्री है। तब उस कंडीशन में हाइपोटेन्यूज 1 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस 0 होगा। अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दीजिए, तो sin 90 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। cos 90 is equal to base upon hypotenuse, that is equal to 0/1, that is equal to 0। इसी तरह से आपका tan 90 is equal to perpendicular upon base, that is 1/0, जिसे हम डिटरमिन नहीं कर सकते, इनडेफिनिट कर देते हैं। तो ये 3 रेशियोज आ गए। अब इनके रेसिप्रोकल लिख के बाकी 3 निकल जाएंगे। जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा cosec 90 इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कीजिए 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। इस 1 को ऊपर ले गए, इस 1 को नीचे ले गए, बात एक ही है। अब sec 90 इसका रेसिप्रोकल कीजिए, 1 को ऊपर 0 को नीचे, दैट इज 1/0। इट इज इनडिटरमिनेबल, इंफिनिटी। और यहां पर इसका करेंगे cot 90, दैट इज इक्वल टू 0/1, इसको ऊपर इसको नीचे, 0/1, यानी कि ये आपका हो गया 0। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 रेशियो हमारे यहां पर निकल गए। तो इनको आप ध्यान से दोबारा से पढ़िए। चलिए अब आपको 60 और 30 डिग्री के लिए ट्रायंगल की क्या वैल्यूज हमें याद रखनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सपोज कीजिए इसके अंदर ये एंगल 60 डिग्री है, राइट एंगल ये यहां पर है 90 डिग्री। तो इस 60 डिग्री के ट्रायंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिखनी है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसकी वैल्यू हम √3 लेंगे। याद रख लीजिए ये बेस है इस 60 डिग्री एंगल के लिए, इस बेस की वैल्यू हम 1 यूनिट मानेंगे, और ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी वैल्यू हम 2 मानेंगे। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस की हाइपोटेन्यूज। अब हम यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिख सकते हैं, जैसे sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर है √3 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो √3/2 ये आ गया। फिर दूसरी वैल्यू cos 60, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है इसके अंदर 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो ये हो गया 1/2। फिर यहां पर tan 60 की वैल्यू हम लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज √3/2, सॉरी 1, √3/1, दैट इज इक्वल टू √3। अब इनके रेसिप्रोकल्स यानी कि cosec 60, that is equal to hypotenuse upon perpendicular, that is 2/√3. This is also equal to 1/sin 60. Sec
60 is your hypotenuse upon base, that is equal to 2 upon 1, या इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2 upon 1 that is equal to 2. Similarly, tan का रेसिप्रोकल cot 60 that is equal to base upon perpendicular, that is equal to root 3 1 upon root 3. This is also equal to 1 upon tan 60, and this sec 60 is also equal to 1 upon cos 60. तो हम इस तरह से यहां पर इस ट्रायंगल की मदद से ये वैल्यूज लिख सकते हैं। अगर हमें एग्जाम में भी जरूरत पड़ती है तो हम इस ट्रायंगल का रफ बना लेंगे और ये वैल्यूज यहां से चेक करके लिख लेंगे। अब 30 डिग्री के लिए यहां पर ये एंगल 30 डिग्री होगा। क्यों होगा? 60 और 90 150, इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये 30 रह जाता है। लेकिन जब हम साइन 30 या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे 30 के, तो उसके अंदर हमें ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज कर देना पड़ेगा। ये मेरा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर फॉर एंगल ऑफ 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूज वो ही रहेगा। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर 30 डिग्रीज के रेशियोज लिखते हैं। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ये और बेस है ये, हाइपोटेन्यूज है ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज की 2 है। दूसरा cos 30 हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस 30 के लिए हमारा ये है, ये, और हाइपोटेन्यूज ये है, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी यहां से √3/2। अब tan 30 की वैल्यू हो जाएगी यहां से। अब tan 30 के लिए हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा ये वाला, इस एंगल के लिए इसकी वैल्यू है 1 और बेस की वैल्यू हमारी है √3, तो ये हो गया हमारा 1/√3। अब इनके रेसिप्रोकल साइन का होता है कोसेक, तो कोसेक 30 इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हो गया 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। सेक 30 इसका होगा, तो इसका हम सेक 30 लिखते हैं। सेक 30 इज इक्वल टू, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो गया आपका 2/√3। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा cot 30 और इसकी वैल्यू होगी √3/1 दैट इज इक्वल टू √3/1 दैट इज इक्वल टू √3। तो इस तरह से 30 और 60 के लिए हम सिर्फ एक ट्रायंगल याद करेंगे, जिसके अंदर हमें ये की पॉइंट याद रखेंगे कि 60 के सामने √3 होता है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 होती है और ये 1 होती है। अब जब 60 होगा तो ये बेस होगा, और जब हम इस एंगल के लिए लिखेंगे तो ये बेस होगा। ये इसके लिए परपेंडिकुलर है और ये इस 30 डिग्री के एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। आप मेरे ये वीडियोस देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी आपके नए वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।